कमेंट यहाँ टिक करें, दिखें। अच्छा, ऊपर लाइव आवत है लिखल। हेलो हेलो, कुछ ना पता। इसमें किसी की आवाज़ नहीं आएगी, सब लोग मैसेज करेंगे। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, बस आप रिफ्रेश कीजिए तो आवाज़ आ रही है। मैसेज देखने पड़ेगा, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? मैं दिख रहा हूँ? हेलो हेलो, 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 मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मैं दिख रहा हूँ? हाँ, आ रही है। हेलो, सुनाई दे रही है सर, आप अच्छा अच्छा, तो मैं बातचीत शुरू कर रहा हूँ। आज यह बहुत सौभाग्य की बात है कि गौरी शंकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुजान गांव जौनपुर उत्तर प्रदेश के द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बोलने का अवसर मिला है। मैं सबसे पहले अपने मित्र सहपाठी जयप्रकाश तिवारी को अपना नमस्कार प्रस्तुत कर रहा हूं और मेरे 3 भतीजे हैं, विनोद, विनय और अजित। तीनों लोग अपने अपने शैक्षिक क्षेत्र में उच्चतर स्थान तक पहुंचे हुए हैं और सिफत यह है कि वे मुझे बहुत सम्मान देते हैं, स्नेह देते हैं। मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूं। उन लोगों से बराबर बातचीत होती रहती है और विनय जी के सम्मान और स्नेह का यह प्रयोग है जो आज मुझको वहाँ वक्तव्य देना पड़ रहा है।
और जितने भी मेरे परिचित लोग हैं, विद्यार्थी हैं या अन्य बड़े लोग जो जुड़े हुए हैं इससे, मैं उन्हें क्रमशः हम लोग बातचीत करेंगे कि हिंदी के मानकीकरण की क्या ज़रूरत पड़ी और मानकीकरण की आवश्यकता क्या होती है भाषा में। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हिंदी आज जो है उसके होने में कितना समय लगा है और वह एक दिन में तैयार नहीं हुई है। यूँ तो हमारे भारत में बहुत सी भाषाएं हैं और विशेष करके उत्तर भारत और मध्य देश में इतनी बोलियां हैं जो अपने अपने रूप में क्रमशः कार्य करती आ रही थीं। और जब छोटे छोटे राज्य थे तब इतनी बड़े व्यापक स्तर पर किसी एक सामान्य भाषा की ज़रूरत नहीं थी। तमाम प्रकार की जो ये बोलियां थीं उनमें साहित्य भी था और उनका लोक साहित्य भी था। क्रमशः यह क्रम चलता रहा और उनमें भी एक प्रकार का विनिमय होता था। अब एक तो जिसको हम हिंदी कहते हैं वह हिंदी शब्द भी बहुत पुराना नहीं है। कुछ लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि हमारे देश में कोई चीज़ ऋग्वेद काल से नहीं आ रही हो। एक दिन मैंने फेसबुक पर देखा, किसी ने प्रस्तुत किया था और बाकायदे श्लोक उद्धृत करते हुए कि हिंदुस्तान का विवरण जो है ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं में है। आश्चर्य होता है। मैंने विनय जी को भी भेज दिया था कि जरा भाई बताइए कि क्या ये ऋग्वेद में इस तरह की स्थिति है। क्योंकि अभी कोरोना जब शुरू हुआ तो किसी ने पूरे श्लोक को उद्धृत करते हुए यह दिखा दिया कि कोरोना शिव पुराण में पहले से उद्धृत है और कितने हजार वर्ष पहले उसमें लिखा है कि चीन देशात आगतो, चीन देश से आएगा और इस तरह से पूरे विश्व में प्रलय स्थित करेगा। तो पता नहीं कहाँ से उन लोगों को मिल जाता है, मैं नहीं समझता। लेकिन लोग खोजते हैं और पता नहीं श्लोक कैसे बना लेते हैं, कैसे प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि उतना तो मैंने पुराणों को अक्षर अक्षर पढ़ा नहीं है कि जानूं कि सत्य क्या है। लेकिन फिर कुछ दिनों तक ये बात चलती है और इसके बाद फिर ख़त्म हो जाती है। तो ये तो सामान्य बात है कि ईरानी में स का ह हो जाता है और जब उधर से लोग आए तो सप्त सिंधु की जो भाषा थी, उसके इर्द गिर्द की जो भाषा थी, उसको हप्त हिंदू की भाषा कहते रहे और सप्त सिंधु हप्त हिंदू हो गया। और धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द जितनी भी भाषाएं थीं उनको हिंद की भाषा, हिंदी कहा जाने लगा, हिंदवी कहने लगे लोग। लेकिन अब समस्या क्या है कि फिर बाद में ये महसूस हुआ कि नहीं, इस सिंधु से उस पार भी जो भाषाएं हैं वो भी हिंदी ही हैं। अब उस समय तक एक व्यापक रूप हिंदी का था और पूरे भारत की जितनी भाषाएं थी सब हिंदी ही कही जा रही थी। फिर धीरे धीरे भाषा में भी स्त्रीकरण होता है और मध्य देश और उत्तर भारत की भाषा जो है वो हिंदी कही जाने लगी। इसके अलावा और जो भाषाएं थीं उनके अपने अपने नाम हुए। नहीं तो इसके पहले उड़िया, असमी, बंगला, सारी की सारी भाषाएं हिंदी में ही आती थीं। क्योंकि स्थान के साथ यह नाम चला
और स्थान बोधक होने के नाते वो पूरे भारत की भाषा बनने लगी और पूरे भारत में जो जो भाषाएं थीं सब हिंदी हो गई थीं। तो ये स्त्रीकरण की एक प्रक्रिया चलती रही और धीरे धीरे एक ऐसा रूप हमारे सामने था जो हिंदी प्रदेश जिसको आप लोग कहा करते हैं, उसमें अनेक बोलियां थीं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और सब में कुछ न कुछ साहित्य था। लोक साहित्य तो सब में था। अब लोक साहित्य की अपनी सीमा होती है और उसकी सहजता भी है, लेकिन उस सहजता के साथ साथ उसमें एक सीमांकन की स्थिति भी है, क्योंकि एक विशेष क्षेत्र के लोग ही उनको समझ सकते हैं। अब जब जरूरत पड़ती है कि इन तमाम चीज़ों को अनेक से अनेक लोग जाने समझें, उनकी बोध की भाषा बने, तो भाषा को विस्तार लेना पड़ता है और इस विस्तार की प्रक्रिया में उसको सामान्यीकृत होना पड़ता है। सामान्यीकरण जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी भाषा अपने विस्तृत रूप में, व्यापक रूप में नहीं आ सकती है। तो ये चीज़ें थीं और एक दिन ऐसा था कि ब्रजभाषा में साहित्य भी लिखा जा रहा था, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी थीं और उच्च कोट की चीज़ें थीं। कभी दर्शनों की भी बात उसमें हो रही थी, काव्य की भाषा थी और एक बहुत लंबे समय तक वो चलती रही। और यही कारण है कि ब्रज बोली होते हुए भी उसके साथ भाषा शब्द जुड़ गया। यद्यपि वो भाषा नहीं रही बाद में, लेकिन फिर भी अभी तक भी उसको ब्रजभाषा ही कहा जाता है, ब्रजबोली नहीं कहा जाता है। अवधी में भी लिखा गया, भोजपुरी में भी लिखा गया, लेकिन चूंकि उनके साहित्यिक रचना का काल बहुत छोटा था, इसलिए जो है नहीं कहा जा सकता कि उनको भाषा का रूप दिया जाए, इसलिए वो बोली ही रह गई। अब जब तक वो भाषा के स्तर पर थी तब तक उनमें एक व्यापक बोध भी रहा और व्यापकता आई, क्योंकि बोली और बोली से साहित्य तक पहुंचने में भाषा जो है वह विस्तृत होती जाती है। यदि व्यापक नहीं होगी, विस्तृत नहीं होगी, तो वह सबके बोध की भाषा नहीं होगी। तब फिर रामचरितमानस यदि लिखा जा रहा है या पद्मावत लिखा जा रहा है या कोई भी रचना हमारे सामने आ रही है जो अवधि की है, उसे केवल अवधि क्षेत्र तक के ही लोग नहीं समझ रहे हैं, पूरे हिंदी प्रदेश के लोग और जो पढ़ रहा है सभी उसको समझ रहे हैं और उसके साथ अपनी आत्मीयता जोड़ रहे हैं। उसका कारण क्या है कि उस समय वह जो अवधि साहित्य की भाषा के स्तर पर पहुंचती है वह कहीं न कहीं परिनिष्ठित होती है और उसमें एक सामान्यता आती है। इन चीज़ों को लेकर के सोचने की जरूरत है। अब समस्या ये उठती है कि बोलियों के माध्यम से हम कितना काम कर सकते हैं, कहाँ तक वो बोलियां सक्षम हो सकती हैं, क्योंकि जब कोई भी भाषा एक व्यापक स्तर पर शासन की, शासित लोगों की भाषा, ज्ञान विज्ञान की भाषा बनती है तो उसे एक व्यापक भाषा बनना पड़ता है और इस व्यापक भाषा बनने की प्रक्रिया में उसे तमाम बोलियों से सामग्री लेनी पड़ती है और फिर एक ऐसा स्वरूप तैयार होता है जो कि सामान्यीकृत होकर के भी एक मानक रूप बना लेता है। और ऐसी स्थितियों में भाषा का मानकीकरण होना जरूरी हो जाता है। अब उस भाषा का व्याकरण होता है, उसका अपना अनुशासन होता है और बिना उस अनुशासन के वो भाषा
कहीं सामान्यीकृत नहीं हो सकती, व्यापक नहीं हो सकती, और इस रूप में उसे तमाम बोलियों के बोध तक पहुंचना पड़ेगा। अब चाहे बोलियां तो खत्म नहीं हो जाती हैं, लेकिन उस भाषा को किसी भी बोली का आदमी समझता है, और यदि समझता है तो वह एक सामान्य लौकिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत थी, उसकी अपनी क्षेत्रीयता थी, लेकिन जैसे ही उसका मानकीकरण होता है पूरे भारत की भाषा बन जाती है। यही नहीं, जब हम पाली और प्राकृत अपभ्रंश की भी बातें करें तो जिसको हम कहते हैं ये लोक भाषाएं हैं, लेकिन जब ये साहित्य के स्तर पर आती हैं या कर्म के स्तर पर आती हैं तो इनका भी मानकीकरण होता है। और बहुत बार यह देखा जाएगा कि शिलालेखों की भाषा, साहित्य की भाषा और आम आदमी की भाषा में अंतर है। यद्यपि वो लोक भाषा है, लेकिन लोक भाषा होने पर भी जब वह तमाम प्रकार के इन कार्यों से जुड़ती है भाषा, तो निश्चित रूप से उसका एक बहुत बड़ा विस्तार करना पड़ता है, और मानकीकरण करने के लिए उसमें तमाम प्रकार के चीज़ों को, शब्दों को दूसरी बोलियों से, भाषाओं से लेना पड़ता है। ये है मानकीकरण की आवश्यकता, क्योंकि जब हम छोटे छोटे कबीली जिंदगी जी रहे थे, या जब छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों की जिंदगी जी रहे थे, उसमें और एक व्यापक भारत के निर्माण तक में जिस सामान्य भाषा की जरूरत पड़ेगी वह एक अलग चीज होगी, क्योंकि वह बोलियों के मार्फत पूरी नहीं हो सकती है। और यह किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। यदि वह राष्ट्र है तो पूरे राष्ट्र का कार्य यदि एक भाषा में होता है और उस भाषा को सभी लोग समझते हैं तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी बात होती है, और यह शासक वर्ग के लिए भी सम्मान की बात है, और राष्ट्र के राष्ट्र होने के लिए भी ये ज़रूरी होता है। इसलिए मैं केवल राष्ट्रभाषा, राजभाषा इन तमाम तक ही बात को सीमित नहीं रख रहा हूँ, ज्ञान विज्ञान की भी भाषा होना पड़ता है। अब हम जानते हैं हिंदी के इस मानकीकरण की प्रविधि जो है उसकी ओर यदि हम ध्यान दें तो जब हम कभी फारसी के ताल्लुक के साथ साथ हमारा भी संपर्क बनने लगा था, तभी से एक भाषा निर्मित हो रही थी। वह पहले रेखता थी, इसके बाद उर्दू होती है, और उर्दू होने की प्रक्रिया में उसमें अरबी फारसी के शब्द होते हैं, लेकिन व्याकरण पूरा हिंदी का होता है। तो वह एक हिंदी की शैली ही है, वो भी एक मानकीकृत होती गई, और उसमें भी साहित्य लिखा गया। धीरे धीरे अब उसको भी राजकाज और न्यायालय के कार्य तक ले जाया गया। बाद में, बहुत बाद में चल करके फिर उसको विस्थापित करके अंग्रेजी ने स्थान लिया। अब सबसे बड़ी जरूरत पड़ी कि अंग्रेजी पर्याप्त भारतीय बोध की भाषा नहीं थी। अब उसको चाहे आप शासक वर्ग की भाषा मान लें, या बहुत सम्मान दें, या बहुत ऊंची चीज समझें, लेकिन वह पूरे भारत की बोध की भाषा नहीं थी। अब जरूरत है कि एक ऐसी भाषा का निर्माण किया जाए जिसको पूरे भारत के लोग समझें, और ये आवश्यकता काफी दिनों से आ रही थी। और हमारे जितने साहित्यिक लोग थे, कवि थे, और जितने भी हमारे स्तंभ लेखक लोग थे, तमाम लोग जो हैं इस बात को महसूस कर रहे थे। और हम देखते हैं कि चाहे भोजपुरी में लिख रहा है आदमी, चाहे अवधी में लिख रहा है, चाहे वो खड़ी बोली में लिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम बहुत आगे से देखें तो ये महसूस करते हैं कि हिंदी के जो खड़ी बोली का स्वरूप है, जिसके फरमे में हिंदी का निर्माण होता है,
उसका स्वरूप हमारे सिद्धों, नाथों यानी विशेष, और उसके आगे से खुसरो की रचनाओं में भी हमारे सामने आने लगता है। तो ये रूप बनने की जो प्रक्रिया हमारे संतों और भक्तों से भी इसमें एक रूप झलकने लगता है, क्योंकि एक दिन में कोई भाषा बन नहीं सकती है। भाषा निर्माण की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, और ऐसी स्थिति में पहुंचकर वो भाषा एक ऐसा रूप ग्रहण कर लेती है जिसको तमाम लोग, अधिक से अधिक लोग समझ सकें। तो ऐसी स्थिति में जो खड़ी हिंदीपन जो आने लगा साहित्य में, या लोगों की बोलचाल में, लोगों के कथन में, तमाम ऐसे लोग हैं जो हमारे सामने ऐसी भाषा प्रस्तुत करने लगते हैं जिसमें जो कौरवी क्षेत्र के हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो नहीं है उनकी भी भाषा में यह खड़ापन आने लगता है। मैं उतने उदाहरणों की ओर नहीं जाऊंगा क्योंकि विस्तार होगा, एक सीमा है यहाँ बोलने की। तो आप देखें कि थोड़े थोड़े से शब्दों को यदि बदल दिया जाए तो पूरी की पूरी उनकी भाषा जो है खड़ी हिंदी हो जाती है। अब इस चीज को देखना है कि जब हम खड़ी हिंदी के एक ऐसे व्यापक रूप को देख रहे हैं और जो धीरे धीरे निर्मित हो रही है, जो अपभ्रंश के साथ ही शुरू हो जा रही है, इन तमाम चीज़ों के साथ हम एक प्रक्रिया में आगे बढ़ते जाते हैं। और जब हम आधुनिक युग के इस वैज्ञानिक समय में आते हैं तो देखते हैं कि हमें ज्ञान विज्ञान का विस्तार करना है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विकसित होना है, और देश एक राष्ट्र के स्तर पर निर्मित हो चुका है। अब वो छोटे छोटे राज्य नहीं हैं। अपनी भारतीयता में, अपने पूरे भारतवर्ष की परिकल्पना में अनेक राजा लोग थे, अनेक राज्य थे, और सांस्कृतिक एकता हो, भाषिक एकता हो, समानता हो, या रहन सहन की समानता हो, या जो कुछ भी हो, लेकिन फिर भी एक राज्यगत विभेद था, और हर राज्य की अपनी अपनी सीमाएं थीं और उनकी अपनी विशिष्टता भी थी, और इसीलिए अंतः कलह भी था, संघर्ष भी था। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि आज़ादी पाने से पहले ही हमको एक ऐसी आवश्यकता हो गई थी कि हमारी भारतीय भाषाओं के बीच से एक ऐसी भाषा निकले जिसका व्यापक रूप हो, जो सामान्यीकृत हो, और जिसको पूरे भारत को लोग समझ सके। तो इस संदर्भ में जब ऐसी बातें आई तो एक तरफ साहित्यिक वर्ग है, दूसरी तरफ जो है ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, तीसरी तरफ हमारे सामने है आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग, जिसमें सभी लोग सम्मिलित हैं। अब जब आज़ादी की लड़ाई होती है तो ज़रूरत है कि एक राष्ट्रीय मंच तैयार हो। यदि एक राष्ट्रीय मंच नहीं होगा तब तक देश की आज़ादी की सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। और वह एक ऐसा समय था जब कि स्वाधीनता को चरम मूल्य माना जा रहा था। जब स्वाधीनता चरम मूल्य बन गई थी पूरे देश के लिए कि उसका होना यानी इतना जरूरी है, सबसे बड़ा मूल्य यदि है तो स्वाधीनता है, और कुछ नहीं दिख रहा। एक पहला उद्देश्य है पूरे देश का, देश को स्वाधीन करना है। और ऐसी स्थिति में पूरा देश एक भाव प्रवणता में जी रहा था। एक ऐसी भाव प्रवणता थी जिसमें सबको स्वाधीनता दिख रही थी। अब समस्या क्या थी कि सबकी भाषा सभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक जितनी जरूरत स्वाधीन होने की थी उससे ज्यादा जरूरत थी एक भाषा निर्माण की।
और जिसको सभी लोग समझ सके, एक मंच की भाषा बन सके। कब तक प्रतीकों के माध्यम से हम बात करते रहेंगे? नाना प्रकार के प्रतीक कब तक चलते रहेंगे? उत्सवों के माध्यम से हम कब तक सबको एकजुट करते रहेंगे? जरूरत थी सीधे सीधे भाषिक अभिव्यक्ति की, और इसके लिए एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जिसे हम पूरे देश की भाषा बना सकें। तो जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जो साहित्य आदि में काम कर रहे थे, सबके लिए यह भी प्रश्न बहुत बड़ा था कि हमारी एक भाषा हो, और वो एक भाषा कौन होगी। कभी उर्दू को लेकर तनाव बढ़ा, कभी हिंदी को लेकर तनाव बढ़ा। उर्दू भी हिंदी ही थी, लेकिन उसमें अरबी फारसी के शब्द ज़्यादा थे, और यही नहीं, उसके साथ समस्या लिपि की भी थी। और कुछ लोगों ने कहा नहीं, देवनागरी लिपि में उर्दू लिखी जाए, कुछ लोगों ने कहा नहीं, फारसी लिपि में लिखा जाए। तो ऐसी स्थितियों में हम देखेंगे कि दोनों चलती रहें, और हिंदी के लोग भी उर्दू में लिखने लगे, मुसलमान भी हिंदी में उर्दू में लिख रहे थे। फिर भी यह आवश्यकता महसूस हुई कि ज्ञान विज्ञान और तमाम प्रकार के कार्यों में उर्दू ही सक्षम नहीं होगी। उर्दू भी अपने मानकीकरण को लेते हुए विकसित होती रही, लेकिन हिंदी संस्कृत से लेकर के शब्दों को जो हिंदी बनी और निर्मित हो, उसका एक अलग स्वरूप तैयार होने लगा, और एक सामान्य व्यवहार जन सामान्य की हिंदी थी। तो उस जो जन सामान्य की जो हिंदी थी, उसका भी स्वरूप वही था। तो क्योंकि भाषा के तो एक भाषा ही है, उसके अनेक स्तर हैं। संस्कृत ही ले लीजिए तो दर्शन की अलग भाषा है, मीमांसाओं की अलग भाषा है, साहित्य की अलग भाषा है, और सामान्य बातचीत की अलग भाषा है। यही नहीं, संस्कृत के बहुत से नाटकों में हम देखते हैं कि कुछ लोग अपभ्रंश और प्राकृत तक बोलते हैं, और उनको भी उन नाटकों में या साहित्य में भी कभी स्थान दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम व्यवहार में शब्दों के प्रयोग से या किसी भी विशेष भाषा के प्रयोग से परहेज करते हैं। यह परहेज नहीं हो सकता। यदि ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हमारी भाषा में विकार आएगा। तो इस चीज में एक तरफ आज़ादी की लड़ाई की ज़रूरत, और उसके लिए एक व्यापक राष्ट्र के स्तर तक बोध की भाषा के निर्माण की आवश्यकता। और जो लोग अपने को कहते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं, जैसे अवधी, भोजपुरी, कौरवी, छत्तीसगढ़ी, मेघाल, जितने भी हैं, कुमायूनी, या जो बिहारी हिंदी क्षेत्र के लोग हैं, वे लोग, उन लोगों को लोग कहते हैं कि ये हिंदी भाषी हैं। लेकिन हिंदी जो बनी वह एक निर्मित भाषा थी, और वह भोजपुरी से भिन्न थी, वह अवधी से भिन्न थी, वह ब्रजभाषा से भिन्न थी, और सबके तत्व उसमें थे। उसमें बंगला के भी तत्व, उड़िया के भी तत्व हैं, उसमें अंग्रेजी के समानांतर व्याकरण भी हैं, सब कुछ था। तो एक तरह से ये तमाम बोलियों, तमाम भाषाओं के महत्तम समापवर्तक के रूप में हमारे सामने एक ऐसी भाषा आती है जिसको कि सभी लोग समझ सकते हैं, बोल भले ही न सकें। अभी भी आप किसी गांव में जाइए तो लोग खड़ी हिंदी, मानक हिंदी जिसको आप कहते हैं, उसको शुद्ध बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आप बोलते हैं तो समझते हैं, भले ही वो भोजपुरी में उत्तर दे, अवधी में उत्तर दे, लेकिन समझते हैं। बंगाली भी समझता है, उड़िया भी समझता है, सब दक्षिण भारत के लोग भी समझते हैं। तो ये जो भाषा का निर्माण हुआ, अब इसके साथ भी बहुत संघर्ष चले। किसी ने कहा कि भाषा को इस रूप में होना चाहिए, उसका ये व्याकरण होना चाहिए, कोई
कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, लेकिन बहुत से व्याकरण भी लिखे जाने लगे, क्योंकि जब भाषा परिनिष्ठित होती है, यानी मानक रूप तक आती है, तो व्यापक होती है। और व्यापक इसलिए होती है कि उसका एक व्याकरण भी होने लगता है, उसकी जो अनिश्चय की स्थितियां होती हैं वो खत्म होने लगती हैं, एक निश्चित स्वरूप तैयार होने लगता है। और ये चीज संस्कृत में भी थी, बहुत बार होता था, एक शब्द तृतीया में प्रयोग हो रहा है और वही षष्ठी में भी प्रयोग हो रहा है, वैदिक काल में भी था। लेकिन जब उसको सामान्यीकृत किया गया और उसको स्त्रीकृत किया गया, तब तक हमारे सामने जो है, और जो है इन तमाम चीज़ों को सामान्यीकृत करने के लिए एक व्याकरण जरूरी हो जाता है। व्याकरण क्या है? भाषा का अनुशासन है और कुछ नहीं है। तो भाषा को अनुशासित जब किया जाएगा तो वह ऐसा नहीं कि वो सीमित होगी, वह विस्तृत होती जाएगी, और क्योंकि उसका स्वरूप भी निर्धारित होने लगेगा। और ऐसी स्थितियों में हिंदी के निर्माण में देश के कोने कोने के लोग बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे भाषा को बनाने के लिए, और जिस मानक हिंदी की बात की जा रही है उसके लिए वो प्राण देने को तैयार थे। क्यों? क्योंकि एक स्वाधीनता को लेकर जो राष्ट्रीय भाव प्रवणता तैयार हुई थी, उस भाव प्रवणता ने प्रेरित किया था कि एक बंगाली व्यक्ति भी कहेगा कि जिसको राष्ट्रभाषा हिंदी से प्रेम नहीं, उसके राष्ट्र प्रेम में मुझे संदेह लगता है। और वो दिन बड़ा अच्छा आएगा होगा जिस दिन हमारे देश में सारे कार्य जैसे अंग्रेजी से हो रहे थे अब हिंदी से होने लगेंगे। हिंदी हमारे स्वराज का प्रश्न है। जो भी बातें हो, वो चाहे गुजरात का आदमी हो, चाहे तमिलनाडु का आदमी हो, चाहे केरल का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे उड़ीसा का हो, सभी प्राणपण से जुड़े हुए थे उसको बनाने में। ये एक भाव प्रवणता थी जो ये मान ली थी कि बिना एक भाषा के निर्माण के, उसके मानकीकरण के हम आज़ादी नहीं पा सकते। और आज़ादी पाना, मैंने बताया कि चरम मूल्य बन चुका था, और इसीलिए उसके प्रति एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आवेश तैयार हुआ था। तो अब देखिए, बंगाल में तो ऐसी ऐसी पत्रिकाएं निकल रही थी जो आधी बंगला में निकलती थी, आधी हिंदी में। तो और ये निकालने वाले बंगाली थे। और आप जानते हैं कि हिंदी का संपूर्ण विकास और निर्माण कलकत्ते में होता है। सबसे पहले कलकत्ते में हिंदी से एमए की कक्षाएं शुरू होती हैं। अब स्थिति क्या होती है? पत्र पत्रिकाएं, विषय की किताबें, पुस्तकें तैयार होती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, आगे जाती हैं, ये तमाम बातें हैं। दूसरी तरफ इधर ईसाई मिशनरियां हैं जो अपने धार्मिक विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा के मानकीकरण से जुड़ते हैं, और वो भी तलाश में है, क्योंकि इतनी बोलियां हैं तो अपने वे बोली, अपनी विचारधारा को, अपने धर्म के प्रचार को वह कितनी भाषाओं में करेंगे, कितनी बोलियों में करेंगे। अवधी में करें, भाषा में करें, इवन दैट बंगाल में कई बोलियां, उड़ीसा में कई बोलियां, आसाम में कई बोलियां। तो अब जरूरत महसूस हो रही थी उस समय कि केवल एक राष्ट्र के स्तर पर व्यापक भाषा के रूप में हिंदी का ही मानकीकरण न किया जाए, बल्कि बंगला का भी मानकीकरण हुआ, उड़िया का भी मानकीकरण हुआ, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ का भी मानकीकरण हुआ। ये आज जिस रूप में है, ये उनका लोक रूप नहीं है, न बंगला का लोक रूप है। उसमें तमाम प्रकार के लेखक भी भाग लेते रहे, और लेखकों ने उसे बहुत परिनिष्ठित और बड़े साहित्य के अनुकूल, काव्य के अनुकूल, नाटक के अनुकूल और बातचीत के अनुकूल सब कुछ बनाने की कोशिश की। लेकिन
हर क्षेत्र में लोगों ने इस बात को महसूस किया कि 10-20 बोलियों की बजाय एक बंगला का निर्माण हो, एक उड़िया का निर्माण हो और एक अस्मिका हो। इसी तरह से तमाम बोलियों में एक मानकीकरण की प्रक्रिया चली। और मैंने बताया कि मानकीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ अब हम देखते हैं कि उसका एक व्यापक विस्तार होता है और बड़ा उच्च कोटि का साहित्य लिखा जा रहा है। और फिर बंगला में ज्ञान विज्ञान पढ़ाने की ताकत तैयार हो जाती है। ये जो ताकत है ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये कैसे तैयार होती है? क्योंकि जब तक भाषा मानकीकृत या सामान्यीकृत नहीं होगी, जब तक उसमें परिनिष्ठितता नहीं आएगी, तब तक वह किसी बोली में विज्ञान नहीं पढ़ाया जा सकता। हिंदी की बोली में, जिसको आप हिंदी की बोली कहते हैं, उसमें विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हिंदी में विज्ञान अच्छी तरह से पढ़ाया जा सकता है, दर्शन पढ़ाया जा सकता है, साहित्य पढ़ाया जा सकता है, शासन के काम किए जा सकते हैं, प्रशासनिक तमाम प्रकार की चीज़ें उसमें आ सकती हैं, पत्र पत्रिकाएं निकाली जा सकती हैं। यद्यपि लोक भाषाओं में भी रचनाएं होती रहती हैं और एक तो बहुत व्यापक क्षेत्र है लोक साहित्य का, जो जिसमें हमारा इतिहास, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और ज्ञान विज्ञान की बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं, उनकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोक साहित्य के प्रति हमें आंख मूंद लेना चाहिए या लोक भाषा के स्वरूप से हमें कोई घृणा पैदा करनी चाहिए या उसको बेइज्जती की चीज़ नहीं समझना चाहिए। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि भोजपुरी क्षेत्र के हैं, अवधी क्षेत्र के हैं और उच्च स्तर के लोगों के यहाँ जब जात वर्ग में जाते हैं तो उनको भोजपुरी अवधी बोलने में कुछ शर्मिंदगी आती है। बड़ा विचित्र है, क्योंकि हमारे सोच का एक प्रारंभिक धरातल वो लोक भाषा है और उसके आधार पर हमारी सोच तैयार हुई। लेकिन हम जब व्यापक स्तर पर कोई सोच ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं तो उसे मानक हिंदी से जोड़ा जाना चाहिए। अब यहाँ मैं उस लड़ाई में नहीं जाना चाहता हूँ कि अंग्रेजी की क्या स्थिति है, हिंदी की क्या स्थिति है। हिंदी कोई भी मानक भाषा जब हो जाती है और उस भाषा के अपने गुण होते हैं, यदि वो गुण हैं तो वो विकसित होते रहेंगे, आप चाहें या न चाहें। आप उसको चाहे जिस नाम से नामांकित करें, जिस सम्मान से सम्मानित करें, आप उसको राष्ट्रभाषा कहें, राजभाषा कहें, ये भी मत कहिए, लेकिन वह सबके लिए स्वीकार्य होगी। क्योंकि आज हिंदी जिस जगह पर पहुंची है उसमें कविता लिखने की अपार शक्ति है, उसमें छंद और प्रवाह गति लय देने की अपार शक्ति है, उसमें वीर रस प्रस्तुत करने की अपार शक्ति है, उसमें शांत रस, उसमें श्रृंगार, उसमें क्या चीज़ नहीं है, उसमें ज्ञान विज्ञान की चीज़ें सब कुछ है और इस रूप में मानकीकृत होती है। अब मानकीकरण की प्रक्रिया में मैंने बताया कि वह तमाम बोलियों भाषाओं का महत्तम समावर्तक होती है। अब ज्ञान विज्ञान जब पूरे विश्व से जुड़ता है और हमने देखा कि जब कोई चीज़ दूसरे देश से आती है और वह ज़रूरी है जीवन में, तो देश के लिए ज़रूरी है, तो उसे लेने में संकोच तो नहीं करना चाहिए कि ये विदेशी है। क्योंकि यदि विदेशी मान लिया जाए तो आलू कोई नहीं खाएगा, यदि कोई विदेशी मान ले तो कोई अमरूद नहीं खाएगा, ऐसी भी चीज़ें, इमरती और बतासा भी नहीं खाएगा, कलाकंद भी नहीं खाएगा। तो बड़ा मुश्किल है कि इस तरह का परहेज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा जो है किसी ब्राह्मण का लिपा पोता चौका नहीं है कि उसके भीतर कोई प्रवेश नहीं करेगा। सारी भाषाएं अपनी अपनी शब्द शक्ति के साथ यदि आती हैं, उसे समृद्ध करती हैं, तो निश्चित रूप से उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। भाषा के शब्दों से यदि हम घृणा करने लगे कि ये शब्द यहाँ के हैं, इनके हैं, तो उसको यदि हम धर्म से और जाति से जोड़ने लगें तो ये महा कुंठा की बात है, ये कुंठित होने की बात है। क्योंकि भाषा का मानकीकरण तभी होगा जब हम
तमाम ज्ञान विज्ञान की चीज़ों को उसके इस स्रोत से ग्रहण करें। और स्रोत से ग्रहण करने में बड़ा मुश्किल है, कैसे करोगे? यदि उनकी शब्दावली नहीं लोगे, हर चीज का अनुवाद नहीं हो सकता, संज्ञा का अनुवाद नहीं होता, तो अब ऐसी स्थितियों में कैसे हम लेंगे? तो हमें देखना है कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो गांव का आदमी हो, ट्रेन लेट हो गई है, ट्रेन लेट है न कह लेता हो, और उसको ये कहिए कि जो ये धूम्र सकट है वह विलंबित है, नहीं समझेगा। तो एक बड़ा मुश्किल है कि वह शब्द तो अपने भाषा में आ गया ना। लालटेन हर आदमी गांव गांव का कहता है, लेकिन लालटेन अंग्रेजी का है कि हिंदी का है कि किसका, वो अपना समझ के कह रहा है। अब उसके आंख में उंगली डाल के दिखाई कि अरे नहीं रे, ये लालटेन तुम्हारी भाषा का नहीं है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, अंग्रेजी से ले रहे हो। तो बड़ी ये अछूतपन नहीं होना चाहिए। भाषा के विस्तार के लिए जरूरी है कि उसका हृदय विस्तृत कर दिया जाए और सब कुछ स्वीकार कर ले, नहीं तो पाव रोटी ही नहीं कोई खाएगा, कहेगा कि ये तो पुर्तगालियों की चीज है। पाव माने रोटी होता है, इसलिए इसको डबल रोटी भी कहते हैं। अब रह गई कि तुरुपना, हमारे शर्ट फट गई, तुरुप दो, तो तुरुपना शब्द भी कहाँ से आ रहा है? बम, तोप, सारी चीजें किसको किसको बदलोगे? कौन सा नाम बदल दोगे? नाम बदलने से भाषा कुंठित होती है। अपनी पारंपरिक शब्दावली की शुद्धता में बांधने पर भाषा कुंठित होती है, उसकी सीमा खंडित होती है, उसकी शक्ति टूटती है। तो ऐसी स्थितियों में हमें देखना है कि भाषा को परहेज से ज्यादा उसके विस्तार करने की जरूरत है। अपने व्याकरण में अपने क्रिया और अपने कर्ता के बीच शब्द जब आते हैं तो उस भाषा के अनुकूल परिवर्तित हो जाते हैं। अब भोजपुरी में देखिए, रजिस्टर शब्द जाता है, रजिस्टरवा हो जाता है, मास्टर मास्टरवा हो जाता है। तो ये भोजपुरी करण है। उसी तरह से हिंदी में जब कोई भी अंग्रेजी का शब्द आता है तो आ जाता है। यही तो स्थिति हुई। अंग्रेजी जब लैटिन और ग्रीक से विज्ञान को लिया तो अंग्रेजी ने सारे शब्दों को लैटिन और ग्रीक से लिया, और आज हम सोचते हैं कि ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। कहाँ है? वो तो लैटिन और ग्रीक के शब्द हैं। जैसे हमारे भाषा में संस्कृत के कितने प्रतिशत शब्द हैं, और देशज शब्द कितने हैं, विदेशी शब्द कितने हैं, तद्भव शब्द कितने हैं, तत्सम कितने हैं। तो इनसे लेकर के जब भाषा एक ऐसा स्वरूप ग्रहण करती है जो पूरे राष्ट्र के बोध की भाषा होती है, हर क्षेत्र के ज्ञान विज्ञान की भाषा बनती है, तो उसमें एक व्यापकता आती है और उस चीज पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब लैटिन से हमारे अंग्रेजी वालों ने विज्ञान पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो लैटिन के शब्दों को ले लिया। मैं तो देखता हूं कि प्रोफुंडुस शब्द है, प्रोफुंडुस माने होता है वन हु हैज द ओशन ऑफ नॉलेज, उससे प्रोफेसर बन गया। हम कहते प्रोफेसर अंग्रेजी का शब्द है और मैं कहूं कि वे तो लैटिन का शब्द है। रेक्टुस रीडर, उससे रीडर बन गया। लेक्टुस लेक्चरर बन गया। अब अंग्रेजी में कहते हैं आयरन, और आयरन को साइंस में पढ़ाते हैं यफई, फेरम, यफई। अब देखिए यफई सिंबल क्यों लिया? क्योंकि वो आयरन तो है नहीं, लेकिन यफई लिया क्योंकि फेरूम फेरी, फेरूम फेरी, लैटिन में फेरूम शब्द है तो उससे आ गया। इसी तरह से आयरूम, एयू गोल्ड है, अंग्रेजी गोल्ड है और केमिस्ट्री का चिन्ह एयू है। अब उनको ये परहेज होता कि ये तो लैटिन का शब्द है, ग्रीक का शब्द है, तो अंग्रेजी विस्तृत कैसे होती है? नेट्रियम यानी सोडियम। तो ये जो तमाम चीजें हैं आप देखते हैं। एक्वा गार्ड सबके घर में है। एक्वा, एक्वाए, एक्वा लैटिन का शब्द है। अल्फा बीटा गामा ये चिन्ह है
अंग्रेजी के नहीं है, ये ग्रीक के हैं। कितने गणित के सिंबल हैं, तमाम चीज़ें हैं, प्रतीक हैं, सब तो विज्ञान के हैं, वो अंग्रेजी में भरे हुए हैं। और हम कहते हैं कि अंग्रेजी के बिना साइंस पढ़ नहीं सकते। एक दिन था कि अंग्रेजी के लोगों को भी लगता था कि मेरा विज्ञान इतना पीछे क्यों है, क्योंकि हम ग्रीक और लैटिन में पढ़ते हैं, हमारी भाषा में हम नहीं सोचते हैं। यदि हम भी अपनी भाषा में सोचने लगे तो निश्चित रूप से हमारी भाषा विकसित होगी। तो ये जो तमाम बातें हैं कि एक हमारी मानसिकता कभी कभी इतनी विकृत हो जाती है कि बड़ा शुद्ध होने में हम विकृत हो जाते हैं। ये जो परिशुद्धता का आलम है, बड़ा गड़बड़ है। जब भी हम भाषा को देखते हैं, यदि ईसाई मिशनरियों, एशियाटिक सोसाइटी ने पठन पाठन के लिए भी किस तरह से मानकीकरण किया, और उस मानकीकरण में सबके सहयोग को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसने विकृत कर दिया, किसने क्या कर दिया, ऐसा नहीं कुछ किया। किसी ने जो रूप निर्मित किया, उस रूप में हर क्षेत्र में जाकर अपने आप परिवर्तन हो जाता है। जो बोलचाल की हिंदी है वो मानक हिंदी ही है, लेकिन वही बोलचाल की हिंदी काव्य की हिंदी नहीं होगी। जुड़ गया, हेलो। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि जो है अब अपने आप अपना रूप अख्तियार कर लेती है, उसको रूप बदलने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जहां जैसे पानी बह रहा है तो समतल जमीन या मुलायम जमीन देखेगा उसे काटते हुए आगे बढ़ेगा, जहां कठोर देखेगा वहां बिचुक जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए कि हम अपने उस स्वरूप को माने। अब हम इतना क्यों दृढ़ बने रहे भैया कि नहीं, हमारे पूर्वजों ने तो जब पूजा करवाया, अभी भी पूजा करवाते हैं, तो भक्त का एड्रेस अभी नहीं बदला नए रूप में। यदि सुजानगंज का भक्त यदि पूजा करने बैठ गया तो वह भी उत्तराखंड जम्मूद्वीप का ही है, वह जौनपुर और सुजानगंज पोस्ट ऑफिस ब्लॉक उसका अभी नया नहीं हुआ, क्योंकि देवता हमेशा वही उत्तराखंड भारतवर्ष से जम्मूद्वीपे कलयुगे कल प्रथम चरणे, वही कलयुग का प्रथम चरण है। तो ये इस तरह की हमें ऐसी दृढ़ता नहीं रखनी चाहिए, और भाषा का विस्तार होगा। अब ये वोल्टेज है, वोल्टा है, वोल्टामीटर है, एम्पियर है, तमाम चीज़ों को हम नहीं लेंगे, हम जो है प्रतिरोध को नहीं लेंगे, तो ऐसी भी बात नहीं है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि हम हिंदी में साइंस विज्ञान नहीं पढ़ा सकते। मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ कि विज्ञान केवल हिंदी में नहीं पढ़ाया जा सकता। किसने कहा कि हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता? कौन कहता है कि दर्शन हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता और मनोविज्ञान नहीं पढ़ाया जा सकता? लोग पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ाते हैं और बड़े शौक से पढ़ाते हैं और गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। लेकिन जब आप हिंदी में पढ़ाने लगेंगे तो लोग कहेंगे लेकिन आप ज़्यादा बढ़िया समझा लेंगे, और आपका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी ज़्यादा सजग होगा। ज़रूरत है कि हम अपने अपने विषयों को हिंदी की ओर ले जाएं, और जैसे जैसे हम ले जाएंगे वैसे हिंदी का विस्तार और होगा, उसकी व्यापकता बढ़ेगी और उसके मानकीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। तो मैंने इसीलिए इस विषय को दिया था कि मानकीकरण आवश्यक कैसे है, क्योंकि यदि मानकीकरण नहीं होगा तो तुलसी के अवधि का रामचरितमानस इतने व्यापक बोध की भाषा कैसे बनेगा? वह बोली होकर के भी एक मानकीकरण की प्रक्रिया में आकर विस्तार ग्रहण किया है। इसी तरह से ब्रज भाषा को देखिए, ब्रज भाषा केवल ब्रज क्षेत्र के लोग नहीं लिख रहे थे, बल्लभाचार्य दक्षिण से आए थे, गोकुलनाथ कहाँ से आए थे। तो ये जो स्थितियां थीं
आप देखें कि दक्षिण में भी ब्रजभाषा का साहित्य लिखा जा रहा था, बंगाल में, उड़ीसा में इधर ब्रजबोली के रूप में लिखा जा रहा था। तो कोई भी भाषा जब थोड़ा विस्तार करती है तो मानकीकरण की ओर चली जाती है। तो मैंने कहा कि उस लोक भाषा के रूप में और इस उच्च वर्ग के, अभिजात वर्ग के सोच के स्तर पर आकर भाषा अपना रूप एक अलग ग्रहण करती है, और उसमें वह कितने लोक शब्दों को छोड़ती है और कितने परिनिष्ठित भाषा के शब्दों को ग्रहण करती है, ये उस पर निर्भर करता है। और तुलसीदास ने तो काफी परिवर्तित किया और अवधि को काफी साहित्यिकता प्रदान की। यद्यपि सूफियों ने ऐसा नहीं किया, सूफियों ने खांटी अवधि को ही लेकर साहित्य लिखा, लेकिन फिर भी उसमें भी कहीं न कहीं थोड़ा परिवर्तन दिखता है। तो ऐसी स्थितियों में हमें लोक से जुड़े रहते हुए भी लोक के उस उभयनिष्ठ रूप को भी प्राप्त करना होगा, जिसको सभी लोग समझ सकें और सबकी समस्याओं को हम प्रस्तुत कर सकें। भाषा को व्यापक करने के लिए तमाम बोलियों, तमाम चीज़ों को, तमाम बोलियों के व्याकरण को भी ग्रहण करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में हमें अब अनुवाद करने की भी ज़रूरत पड़ती है। जब हम अनुवाद करते हैं तो मानक भाषा में जब करते हैं तो हम उसके मूल जो अर्थ है उसको बनाए रखना चाहते हैं। यद्यपि कभी कभी जो अपने ही परिवार की भाषा होती है उससे जो अनुवाद करते हैं तो थोड़ा फ्लेवर उसका बना रहता है, थोड़ी फ्लेवर रहे तो कहते भी हैं कि अनुवाद बड़ा अच्छा हुआ। बंगला से अब अनुवाद कर रहे हैं तो बंगला का फ्लेवर रहना चाहिए, उड़िया से करें तो उड़िया का फ्लेवर रहना चाहिए। लेकिन भाषा को ऐसा मानकीकृत किया जाना चाहिए जिससे कि वह अधिक विस्तार करे। विनय जी ने एक जगह शायद लिख के दिया था कि अभी और 2 लोगों को बोलना है, तो शायद ज़्यादा हो रहा है क्या विनय जी? और अभी समय हो तो मैं बातचीत को आगे बढ़ाता रहूं, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ज्ञान विज्ञान के लिए हिंदी जो है सक्षम नहीं है, क्योंकि हिंदी को मानक रूप प्राप्त हो चुका है, उसका व्याकरण बन चुका है और वह किसी भी उच्च स्तर की अभिजात भाषा से श्रेष्ठ हो चुकी है। और हिंदी में शब्दों की संख्या भी बहुत कुछ बढ़ चुकी है। और यही नहीं, इतने लोग हिंदी समझते और बोलते हैं जितने लोग शायद ही किसी भाषा में बोल रहे हों। तो ये मानकीकरण की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि वह अधिक से अधिक मनुष्य तक पहुंच जाती है, और जब अधिक से अधिक मनुष्य तक पहुंच जाती है तो वह भाषा इतनी विस्तृत होती है, इतनी बड़ी होती है कि उस भाषा के लोगों को भी अनायास उच्चारित कर देती है। तो हिंदी हमें छोटा नहीं कर सकती है, हमें एक बड़प्पन देगी और बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी, लेकिन उसमें एक वैज्ञानिकता भी आनी चाहिए। जब तक भाषा में वैज्ञानिकता नहीं आएगी तब तक भाषा कहीं स्तुत की चीज बन करके न रह जाए, किसी की चापलूसी की चीज बनकर न रह जाए, और किसी के से डरने की चीज न बन जाए, और किसी को अनायास निरर्थक सम्मान देने की चीज न बन जाए। ऐसे विशेषणों से भी भाषा को बचना चाहिए। और जब बहुत विशेषण किसी भाषा में आ जाते हैं तो उस भाषा में कहीं न कहीं कमजोरी आने लगती है और उसका क्षेत्र सीमित होने लगता है। ऐसी स्थितियों में भाषा की वैज्ञानिकता को बनाए रखना पड़ेगा, इसलिए कि भाषा बिल्कुल मुक्त रूप से हर व्यक्ति के विचारों को व्यक्त करने के लायक हो और व्यक्ति के सामने व्यक्ति के सम्मान को बनाए रखने के लायक हो। किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को गरीब अमीर, या किसी को धार्मिक स्तर पर, जाति के स्तर पर, ईश्वर को मानने न मानने के स्तर पर छोटा बड़ा घृणित आदि नहीं माने भाषा ऐसी सहकारी हो, इतनी व्यापक की भाषा आ जाए जिसमें रसायन शास्त्र होगा, भौतिक शास्त्र होगा, जीव विज्ञान होगा, जिसमें दर्शन होगा, जिसमें कॉमर्स होगा, जिसमें इकोनॉमिक्स होगी, सब कुछ होगा, भूगोल होगा,
ऐसा नहीं है कि भाषा केवल बातचीत की भाषा होगी, वह केवल आज़ादी की लड़ाई की भाषा होगी, मंच की भाषा होगी। ऐसा नहीं हुआ भाई। और जिस हिंदी को लेकर पूरे भारत के लोग लड़ाई कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और लोगों को प्रेरित कर रहे थे, वही जब देश आज़ाद हो गया तो वह स्वाधीनता की जो चरम, वह धीरे धीरे शांत हो गई और लोगों की भाव प्रवणता भी शांत होने लगी। और तब फिर क्षेत्रीयता सामने आई। और देखिए, जो लोग, जिस क्षेत्र के लोग हिंदी के लिए प्राणपण से जुड़े हुए थे, उसी क्षेत्र के लोग हिंदी का विरोध भी करने लगे। तो ये जो विरोध था इसलिए कि एक राष्ट्रीय स्तर का की जो भाव प्रवणता थी वो समाप्त हो गई। और वह भाव प्रवणता अभी भी जरूरी है। यदि नहीं रहेगी, केवल आज, तो ऐसी स्थिति में हमें देखना होगा कि भाषा का मानकीकरण बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं, आयोजकों को पुनः धन्यवाद देता हूं, और मेरे बेटे सदस्य विनय जी को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि उन्होंने अवसर दिया। और मैं समझता हूं मुझे दूसरों की बातें, बढ़िया बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने अपनी सीमा में बात को रखने की कोशिश की, क्योंकि मेरी अपनी सोच है। मैं विज्ञान का भी विद्यार्थी रहा हूँ और साहित्य का भी विद्यार्थी हूँ और आज भी हूँ। तो ऐसी स्थितियों में मैंने देखा कि कभी विज्ञान भी हिंदी में पढ़ने पढ़ाने में कोई अड़चन नहीं हुई, और न हो सकती है। किसी को, आदमी को मानना पड़ेगा कि ये हम करेंगे। ये जब तक भाषा का प्रयोग नहीं होगा भाई, तब तक भाषा समृद्ध नहीं होगी। और भाषा को समृद्ध बनाओगे, पोषित करोगे और कहोगे तब मैं प्रयोग करूंगा, यह निश्चित रूप से निरर्थक बात है। इन चीज़ों के साथ मैं पुनः विराम लेता हूं। आप लोगों को पुनः धन्यवाद।